हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत विभव। ठीक है, और आज अपने इसका लास्ट टॉपिक चैप्टर का करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, आज वाले टॉपिक में और एक स्थितिज ऊर्जा पहले टॉपिक किया था, उन दोनों में फ़र्क क्या है। वहाँ पे अपने ओनली एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, और अपने आज जो निकालने जा रहे हैं वो एक द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। तो उन दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा अपने को आज निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की अपने को क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, यानी किसकी, विद्युत द्विध्रुव की। तो अब देखो, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, मैंने आपको बताया था कि जब आवेश को स्थितिज ऊर्जा अपने निकालते हैं तो आवेश को अनंत से अपने लेके आते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही कार्य उसकी क्या बन जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाता है। तो अब इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे बस इतना फर्क आ जाएगा भी अपने को कोई द्विध्रुव को अनंत से उठा के और कहाँ पर लाना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र में। वहां आवेश को उठाकर अपने लाते थे, लेकिन यहां पे अपने को द्विध्रुव को उठा के और क्या करना पड़ेगा, अनंत तक लाना पड़ेगा। तो अनंत तक लाने में जितना कार्य अपने को अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र में किसी यानी पॉइंट तक या किसी जगह तक लाने में किया गया कार्य जो होगा, वही उसकी क्या बन जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज पहले इसकी परिभाषा जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी है कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपने इसको कह देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब नेक्स्ट ये तो परिभाषा होगी इसकी। अब देखो, अपने पास डायग्राम है एक, ये डायग्राम बुक के जैसा ही है। तो अब इस डायग्राम को समझो, देखो क्या है कि ये एक ए बी आपके पास विद्युत द्विध्रुव है, ये ए है, ये बी है। जो बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और ए पर आपके पास कौन सा आवेश रखा है, माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इस अनंत से पकड़ के और कहां तक लाना है, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया ना। ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये वाला देखो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, ये वाला विद्युत क्षेत्र यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है कोई, और कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र आपके पास है। तो इस विद्युत क्षेत्र में अपने उठा के इसको ले आते हैं, और कहां से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आते हैं। तो अनंत से यहां तक लाने में जो इसको किया गया कार्य होगा, वही कार्य इसकी क्या बन जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, और वही अपने को आज मान निकालना है इसका। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा बच्चों कि वही मैंने चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी को अनंत से विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में इस प्रकार लाया जाता है। अब इसको लाना किस प्रकार है कि द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर हमेशा ई वेक्टर की दिशा में रहे, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के बीच की जो दिशा जो उनके दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री हो, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर रहें। अब आप मुझे ये बताओ कि पी वेक्टर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। पी वेक्टर होता है, सोचो और फिर आंसर आप दो खुद। पी वेक्टर जो आपके पास होता है वो होता है Q इंटू 2a। ठीक है, Q इंटू 2a होता है, 2a वेक्टर होता है, p वेक्टर बराबर p एक वेक्टर होता है, जिसको अपने द्विध्रुव आघूर्ण बोल देते हैं। और इसकी जो दिशा होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए आज से भी, कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की तरफ अपने लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो ए और बी, ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है, तो जो आपका पी वेक्टर होगा वो इस दिशा में होगा, और आपका विद्युत क्षेत्र भी क्या है, इस दिशा में है। मतलब कि पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। अब इनको एक ही दिशा में रखना है आपको, और विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार आपको लाना है। एक ही दिशा में क्यों रखना है, ये अपने जब ये वाला टॉपिक कर लेंगे फिर आपको पता लग जाएगा भी इसको क्यों रखना है। उसका रीजन अपने को ये टॉपिक करने के बाद पता लगेगा।
ठीक है। तो आप एक बार याद रखो इसको सीधा कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण और ई वेक्टर क्या हो, एक ही दिशा में रहे। अब देखो जब आप इसको अनंत से लाओगे कि अगर मान लो आपके पास द्विध्रुव है ऐसे कि ये वाला यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला क्या है, ए पॉइंट है, और ये वाला माइनस क्यू आवेश है और ये वाला प्लस क्यू आवेश है, ये है। तो अब जब आप इसे क्या करोगे, इस विद्युत क्षेत्र के पास लाओगे तो इस माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो माइनस क्यू ही वेक्टर ऐसे लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। क्योंकि F बराबर क्या होता है, यहाँ पे F बराबर क्या होगा, F वेक्टर अगर मैं लिखूं माइनस क्यू आवेश पर बल लिखूं तो माइनस क्यू ई वेक्टर है। तो यहाँ पे माइनस का साइन अपने को बता रहा है भी ई वेक्टर और F वेक्टर दोनों विपरीत दिशा में होंगे, यानी जो F वेक्टर यानी इस माइनस क्यू आवेश पे बल लगेगा वो ई वेक्टर के विपरीत दिशा में लगेगा। तो इस पर तो बल इस दिशा में लगेगा, लेकिन जो प्लस क्यू आवेश है इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। मतलब दोनों आवेशों पर बल क्या होंगे, विपरीत दिशा में काम करेंगे यहाँ पे। तो वही चीज है कि प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर बल लगाता है, वह माइनस क्यू आवेश पर अंदर की ओर बल लगाता है। अतः विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने हेतु प्लस क्यू आवेश पर बाह्य कार्य करना पड़ेगा और माइनस क्यू आवेश स्वयं कार्य करता है। तो अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि जब आपको पता है कि दोनों क्या हैं कि ये वाला बल तो क्या लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, मतलब आप ऐसे मान सकते हो भी माइनस क्यू आवेश तो क्या कर रहा है, द्विध्रुव को अंदर खींच रहा है, और प्लस क्यू आवेश कह रहा है भी नहीं अंदर नहीं जाना, अपने को तो बाहर ही रहना है। तो मतलब दोनों बल क्या लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं। माइनस क्यू आवेश तो अपने आप इसको क्या करता है, अंदर की ओर इस पे आकर्षण बल लगता है, इसको खींचता है भी आ जा, और प्लस क्यू आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये दोनों आवेश पर जो नेट बल होगा वो नेट बल तो जीरो हो जाएगा, और नेट जो बल जीरो है जब आपके पास, तो कार्य कितना होगा, जीरो होगा आपके पास। क्योंकि अगर मान लो प्लस क्यू आवेश को भी आप कह रहे हो भी अगर प्लस क्यू आवेश को भी हम धकेल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश जा नहीं रहा, धकेल रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश तो अपने आप जा रहा है, यानी जितना आप कार्य कर रहे हो वो कार्य ये माइनस क्यू आवेश निरस्त कर रहा है। मतलब कि अनंत से लेके और जब तक ये विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं आते, यहां तक किया गया कार्य तो क्या होता है, नेट कार्य जीरो होता है। नेट मतलब दोनों आवेशों का कार्य, क्योंकि एक आवेश पर बल अंदर की ओर लग रहा है और दूसरे पर बाहर की ओर, मतलब एक पर जो कार्य कर रहा है वो अंदर की ओर कर रहा है और दूसरा आवेश बाहर की ओर कर रहा है, तो नेट इस पर यानी कुल कार्य जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप कहोगे भी कुल कार्य तो जीरो हो गया, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे निकालेंगे कि यहां पे एक और कॉन्सेप्ट लगेगा कि परंतु ये लाइन पढ़ो आप, परंतु विद्युत क्षेत्र में पहले माइनस क्यू आवेश प्रवेश करता है और इसके 2a दूरी आगे जाने के बाद प्लस क्यू आवेश प्रवेश करता है, अतः माइनस क्यू आवेश 2a दूरी अधिक चलता है। भाई अब आपने क्या किया कि आप जब इसको विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो तो जहां ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यहां तक तो कार्य जीरो था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका माइनस क्यू आवेश है वो पहले एंट्री मारेगा यहाँ पे, कि मान लो आपका विद्युत द्विध्रुव ऐसे पड़ा है, यहाँ पे ऐसे पड़ा है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है। तो अब विद्युत क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बाउंड्री है विद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है तो जब ये माइनस क्यू आवेश अंदर आएगा तो पहले अंदर माइनस क्यू आवेश ही जाएगा, और जब ये 2a दूरी तक आगे चला जाएगा फिर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, एंट्री करेगा। मतलब विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश की एंट्री पहले होती है और प्लस क्यू आवेश की एंट्री क्या होती है, बाद में होती है। तो माइनस क्यू आवेश क्या होगा, 2a दूरी ज्यादा चलेगा प्लस क्यू आवेश की तुलना में। विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आ गए ना दोनों आवेश अंदर कब आएंगे, जब माइनस क्यू आवेश तो 2a दूरी चलेगा तब प्लस क्यू आवेश यहां पे अंदर आएगा। समझ आ गया भी, आपके पास एक छड़ी है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हो कि मान लो इतनी लंबी छड़ी है और गेट है आपके पास एक कमरे का, तो उसके अंदर लेके जा रहे हो तो पहले उसके आगे वाला हिस्सा ही अंदर जाएगा, ऐसे थोड़ा भी जो आपने हाथ में पकड़ रखा है पीछे वाला हिस्सा वो अंदर चला जाएगा पहले, ऐसा कभी नहीं होगा। या आपको उसकी दिशा विपरीत करनी पड़ेगी, फिर जो आगे वाला होगा वो पीछे हो जाएगा। तो मतलब जो आगे वाला हिस्सा है वो पहले अंदर जाएगा। तो इसमें वही चीज है कि माइनस क्यू आवेश पहले अंदर जाएगा और माइनस क्यू आवेश जब 2a दूरी तय कर लेगा
तब आपका प्लस क्यू आवेश अंदर आएगा। तो यानी माइनस क्यू आवेश यहां पे एक्स्ट्रा कार्य करेगा, और कितनी दूरी तक करेगा, 2a दूरी तक। और ये जो एक्स्ट्रा कार्य करता है, ये एक्स्ट्रा कार्य इसकी क्या बन जाता है, स्थितिज ऊर्जा बन जाता है। अब आप कहोगे भी सर जब दोनों आवेश अंदर आ गए, तो दोनों आवेश जब अंदर आ जाएंगे तो फिर से इस पे क्या हो जाएगा, कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या टोटल बल का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अंदर आने के बाद इस पर 2 बल ऐसे काम करेंगे और दोनों बलों की दिशा विपरीत है, तो नेट कार्य इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट बल आपके पास क्या है, 0 है, टोटल बल मतलब जो इस पे लग रहा है। तो ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो आपके पास बचा कार्य है वो माइनस क्यू आवेश के कारण, और माइनस क्यू आवेश 2a दूरी अधिक चलता है इसके कारण। तो नेट कार्य यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि W इज इक्वल टू माइनस क्यू आवेश पर बल और इनटू में क्या आ जाएगा, विस्थापन। तो माइनस क्यू आवेश पर बल क्या है, माइनस क्यू ही है, और इनटू में क्या आ गया, 2a आ गया। तो W इज इक्वल टू आपके पास माइनस PE आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो Q आ रहा है और ये 2a आ रहा है, और Q इंटू 2a आपके पास क्या आ जाता है, P आ जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कार्य आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस PE आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा, और यही कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बनेगा। अतः विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समांतर रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आपके पास क्या आ जाएगी, U1 बराबर माइनस PE। यानी ये द्विध्रुव की आपकी ऊर्जा तब है जब आपका द्विध्रुव क्या है, कि आपका E वेक्टर भी ऐसे है और आपका द्विध्रुव भी इसी दिशा में रखा हुआ है, मतलब द्विध्रुव भी इसी के साथ ही रखा हुआ है। यानी E वेक्टर और जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P वेक्टर, इन दोनों की दिशा क्या आ रही है, सेम आ रही है। उस टाइम आपके पास ये क्या है, वो कार्य का मान है या स्थितिज ऊर्जा का मान है। अब अगर मैं यहां पे ये कंडीशन ले लेते हैं अपने कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर से द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। आपने पढ़ा था कि अगर विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में पड़ा हो तो उसको थीटा कोण अगर घुमाना हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वो आपने पीछे वाला जो टॉपिक है उसमें किया था। तो वो कार्य होता है, यानी वो स्थितिज ऊर्जा ही बनती है, वो कार्य होता है आपके पास U2 इज इक्वल टू PE1 माइनस कोस थीटा। कब होता है ये कार्य, जब आपका जो विद्युत द्विध्रुव है वो आपका E वेक्टर के साथ ऐसे पड़ा हुआ है साम्य अवस्था में, और आप इसको थीटा कोण घुमाते हो। क्या करते हो, थीटा कोण घुमा देते हो, यानी 0 डिग्री से लेके और थीटा तक जाते हो। तो ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य होता है, और यही इसकी क्या बनता है, स्थितिज ऊर्जा बन जाता है। तो अब अगर आपको क्या कह दें भी, टोटल कह दें भी, आपको क्या करना है, एक द्विध्रुव को अनंत से पकड़ के लाना है, ये अनंत वाला बिंदु है, इस अनंत से आपको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव को पकड़ के लाना है यहां से, और इसको क्या करना है, यहां थीटा कोण पर रखना है आपको। तो आप पता है क्या करोगे यहां पर बच्चों, कि यहां अनंत से पकड़ के और एक बार तो इसको सीधा ही लेके आओगे, ऐसे सीधा लेके आओगे। सीधा लाने के बाद इसे विद्युत द्विध्रुव को क्या कर दोगे आप, थीटा कोण घुमा दोगे। मतलब देखो आपके पास दो स्थितिज ऊर्जाएं बनेंगी, एक तो अनंत से लेके विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में, फिर समांतर से थीटा कोण घुमाने में। तो मतलब अगर आपको सीधा कह दे कि अनंत से लाके और द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखना है, तो आपको पहले अनंत से समांतर लाके रखना पड़ेगा, फिर उसको थीटा कोण घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास दो स्थितिज ऊर्जाएं आ जाएंगी। दो कौन कौन सी होंगी, U1 आपके पास माइनस PE आएगी और U2 PE1 माइनस कोस थीटा आ जाएगी। तो अनंत से द्विध्रुव को थीटा कोण पर स्थित करने से स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या बन जाएगी, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। U1 प्लस U2, तो U1 का मान माइनस PE और U2 का मान PE1 माइनस कोस थीटा। तो U बराबर माइनस PE, इसको अंदर गुणा कर दो तो ये प्लस PE और माइनस PE कोस थीटा। तो इससे ये वाली चीज कैंसिल हो गई, तो U का मान आपके पास आ गया माइनस PE कोस थीटा। या इसको सदिश रूप में या वेक्टर फॉर्म में लिखें तो U बराबर आपके पास क्या आता है, माइनस P वेक्टर E वेक्टर आ जाता है। ठीक है, माइनस P वेक्टर E वेक्टर। ये कैसे लिखा भाई, सदिश रूप। देखो वैसे ये सदिश रूप नहीं है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा आपके पास अदिश राशि होती है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अदिश गुणनफल बन रहा है यहाँ दो सदिशों का, यानी सदिशों का गुणा हो रहा है, तभी अपने सदिश रूप लिख रहे हैं इसको। वैसे सदिश रूप नहीं है भी किसी आप वेक्टर क्वांटिटी का सदिश रूप कह दोगे, वो चीज नहीं है ये वाली। ये ओनली दो सदिश राशियों का अदिश गुणा है। तो जब अपने अदिश गुणा इसको खोलते हैं तो ये P कोस थीटा बनता है, तो आपने उल्टा कर दिया, P कोस थीटा को माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर आपने लिख दिया है। तो ये आपके पास U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, या U बराबर माइनस P कोस थीटा। कब है ये स्थितिज ऊर्जा,
विद्युत द्विध्रुव को आप समांतर लाके और उसको थीटा कोण तक स्थापित कर रहे हो, आप अनंत से लाके और थीटा कोण तक रख रहे हो, तब आपके पास ये कार्य आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास है स्पेशल केसेज, विशेष स्थितियां। ठीक है, तो जब आपने ऊपर वाला कर लिया तो विशेष स्थितियां आपके पास आ जाएंगी। तो देखो यहां पे विशेष स्थितियों में पहली जो स्थिति आ रही है आपके पास वो क्या है कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, मतलब थीटा आपके पास क्या हो, 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री आ गया तो u बराबर देखो क्या हो जाएगा, माइनस पी कोस थीटा होता है, तो माइनस पी कोस 0, तो u बराबर माइनस पी। तो इस स्थिति में जो द्विध्रुव की ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। और ये जो अवस्था है ये स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। अब ऊर्जा न्यूनतम क्यों होती है, तो थोड़ा शोर हो गया था, इस कारण बंद करना पड़ा मुझे कमरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोबारा कि आपके पास क्या हो, स्पेशल केसेस अपने कर रहे थे। इसमें क्या है कि जब आपके पास कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है तो P कोस 0 यानी U का मान आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। न्यूनतम कैसे है, यहाँ पे न्यूनतम इस कारण है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है स्थितिज ऊर्जा की, और नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, 0 से भी छोटी होती है नेगेटिव वैल्यू जो होती है। तो इस समय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, न्यूनतम आपके पास, यानी क्या है, कम से कम मान है स्थितिज ऊर्जा का। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, देखो स्थायी संतुलन की अवस्था बोलते हैं। अब स्थायी संतुलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था होती है ना किसी भी वस्तु की, उसको स्थायी संतुलन कहेंगे। कारण क्या है कि देखो जिस वस्तु की ऊर्जा न्यूनतम होगी वो क्या होगी, ज्यादा स्थायी रहेगी। कि अगर मान लो आपकी ऊर्जा क्या है, कम है, आपका शरीर की ऊर्जा कम है, तो आप थका थका महसूस करोगे, तो आप स्थायी ज्यादा रहोगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आप में ऊर्जा ज्यादा है, जैसे छोटे बच्चे में होती है, जब छोटा बच्चा क्या है कि ऊर्जा उसमें फुल होती है तो वो इधर उधर भागता है, खूब छलांगे लगाता है, ठीक है, सब कुछ करता है वो, और माता पिता को भी दौड़ाता रहता है पीछे। लेकिन अगर जब वो बच्चा थक जाता है तो तब उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है ऊर्जा। तो तब वो आराम से लेट जाता है और उसको नींद आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब ऊर्जा न्यूनतम होगी तो तब आदमी स्थायी हो जाता है। तो यही प्रकृति का नियम है कि जिसकी ऊर्जा क्या होगी, जितनी कम होगी वो स्थायी होगा, जिसकी ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा गतिमान होगा। ठीक है, ये है। तो वही चीज यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे द्विध्रुव की ऊर्जा न्यूनतम यानी नेगेटिव आ रही है, तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था है। इसको याद रखना है। कई बार आपसे स्थायी और अस्थायी संतुलन की सीधी अवस्था पूछ लेते हैं, आपको कोण नहीं देंगे, आपको सीधा निकालने के लिए कह देंगे। अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के जब क्या हो, लंबवत हो। तो जब ये लंबवत हो तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो 90 डिग्री जब थीटा का मान आएगा तो u बराबर माइनस पी कोस 90, तो u का मान 0 हो जाएगा। मतलब इस टाइम क्या होगा कि अगर आप क्या करते हो, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाते हो और उसको बाद में क्या कर देते हो, 90 डिग्री के एंगल पर घुमा देते हो। तो 90 डिग्री के एंगल पर घुमाओगे तो देखो इस स्थिति में 0 डिग्री वाले में तो उसकी ऊर्जा होती है माइनस पीई। ठीक है, और जब आप उसको घुमा देते हो 90 डिग्री तो प्लस पी ऊर्जा आप उसको और दे देते हो, तो जो नेट ऊर्जा उसकी 0 आ जाती है। ठीक है, ये बाहर बाद में आप उसको घुमाने में किया गया कार्य वो पॉजिटिव होता है, लेकिन पहले जो उसकी ऊर्जा वो नेगेटिव होती है, तो नेट उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो है कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 180 डिग्री के कोण पर हो, जब आप उसको और ज्यादा घुमा दोगे तो तब क्या होगा कि जब आपको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव 180 डिग्री के कोण पर हो तो u बराबर माइनस पी कोस 180, तो जो आपके पास ऊर्जा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पीई आ जाएगी, क्योंकि 180 का मान -1 माइनस माइनस प्लस। तो मतलब देखो ऐसे है कि जब आपका द्विध्रुव यहाँ पे मान लो ये इस पोजीशन में है, द्विध्रुव आपका भी ये वाला माइनस क्यू आवेश है और ये वाला प्लस क्यू आवेश है, तो तब तो इसकी ऊर्जा है माइनस पीई। ठीक है, अब आपको जब इसको घुमाना होगा तो बाहर से कार्य करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि आपका प्लस क्यू आवेश यहाँ पे आ जाए और माइनस क्यू आवेश यहाँ पे, यानी 90 डिग्री आपने घुमा दिया, तो आपको बाह्य कार्य करना पड़ेगा, और बाह्य कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा फिर बन जाएगी, और बाह्य कार्य पॉजिटिव होगा। तो पहले माइनस पी तो थी इसकी, प्लस पी आपने और लगा दिया, तो नेट कितनी होगी, 0 होगी। अब इस स्थिति से फिर आपको 90 डिग्री घुमाना है, तो फिर आपको कार्य करना पड़ेगा, और लास्ट स्थिति क्या बन जाएगी, ये प्लस क्यू इधर आ जाएगा, ये माइनस क्यू इधर आ जाएगा,
तो अब जीरो में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस पीई ऊर्जा और दे दिया आपने बाहर से, तो ये आपके पास लास्ट ऊर्जा आ गई प्लस पीई। और इस टाइम जो ऊर्जा द्विध्रुव की होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है, क्योंकि यहां पे प्लस का मान आ रहा है पीई। ठीक है, तो अब इसको अपने क्या बोलेंगे, अस्थायी संतुलन की अवस्था बोलेंगे, क्योंकि द्विध्रुव इस अवस्था में अस्थायी होगा। अस्थायी क्यों होगा वो समझ लो आप, कि द्विध्रुव का जो प्लस क्यू आवेश है वो इस साइड होगा, प्लस क्यू आवेश इस साइड होगा और माइनस क्यू आवेश इस साइड होगा। ठीक है, प्लस क्यू यहां पे और माइनस क्यू यहां पे होगा। और जो देखो माइनस क्यू आवेश है उस पर बल इधर लग रहा है, और जो प्लस क्यू आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उस पर बल इधर लगा रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आप ऐसे लेते हो तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस माइनस क्यू पर लगता है और ऐसे, मतलब जो आपका माइनस क्यू आवेश है वो तो यहां पे आना चाहेगा और प्लस क्यू आवेश यहां पे आना चाहेगा, मतलब ये भागदौड़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि ये स्टेबल नहीं रहेंगे यहां पे, तभी इसको अस्थायी संतुलन कह देंगे। और एक चीज आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था यहां पे कि द्विध्रुव को आपको क्या करना है कि 0 डिग्री पर लाना है, मतलब कि एक लाइन अपने यहां पे पड़ी थी कि द्विध्रुव को इस प्रकार लाया जाता है कि पी वेक्टर और ई वेक्टर क्या हो, हमेशा दोनों की दिशा क्या रहे, सेम रहे। तो जब दोनों की दिशा सेम होगी, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो उसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी और वो स्थायी होगा, मतलब वो हिलेगा डुलेगा नहीं। जब आप द्विध्रुव को क्या कर रहे हो, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू, इसको ऐसे का ऐसे ही ला रहे हो विद्युत क्षेत्र के साथ, मतलब ये कोण कितना बना रहे, इस ई के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो ऐसे समांतर लाते हो ना तो आपको लाने में आसानी रहती है। कार्य का ऊर्जा का मान उसका न्यूनतम होता है स्थिति में, मतलब वो क्या होगा, स्थायी होगा, आराम से जाता रहेगा। ठीक है ना, तो इस कारण क्या है कि आपको विद्युत द्विध्रुव क्या करते हो, आप समांतर लाते हो विद्युत क्षेत्र के। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो यहां पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसकी वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस जो रह गए हैं, जो एमसीक्यू यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन या आते लघुत्रात्मक में तो वो करवाता हूं, जो आपकी बुक में नहीं आए हुए, जो आए हुए हैं ऑलरेडी वो नहीं करवाता हूं, और न्यूमेरिकल इसके सारी पड़े हैं। तो आप आज क्या करो, ये वाला टॉपिक छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, इस टॉपिक को करके और जितने इसके न्यूमेरिकल आपसे होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उतने क्वेश्चंस करने की ट्राई करो। फिर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो जो क्वेश्चंस आपने किए होंगे उनको चेक कर लेना, और जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो उससे सॉल्व कर लेना। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी अब कम देखने लग गए हैं। आप वीडियो कम देखोगे तो मुझे थोड़ा सा क्या होगा, उससे डीमोटिवेट हो जाऊंगा मैं। और अगर आप चाहते हो कि सर डीमोटिवेट ना हो, इसी तरह लगातार वीडियोस देते रहे, तो प्लीज़ वीडियो जरूर देखा करो। आप जो भी वीडियो आती है उसको डाउनलोड मत किया करो, क्योंकि उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूँ एजुकेशन, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप यही फिजिक्स कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ोगे तो आपको 5-5, 6-6 हज़ार रुपया लेंगे वो। तो अब आपको YouTube पर फ्री मिल रहा है, तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को डाउनलोड करके ना देख के डायरेक्ट YouTube में देखा करो, जिससे मुझे फ़ायदा होता है। ठीक है ना, तो इतना काम तो आप प्लीज़ अपने सर के लिए कर ही सकते हो, तो आप ये काम जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।